9 मई 1540 को मेवाड़ की महान धरा पर, महान भूमि पर एक वीर, पराक्रमी, बलशाली, स्वाभिमानी, नारी रक्षक, निडर और निर्भीक वीर पुरुष का जन्म होता है। उस महान निर्भीक वीर महापुरुष का नाम है महाराणा प्रताप। प्रताप का बचपन का नाम कीका था। लोग उनको कीका के नाम से जानते थे। इनका जन्म कुंभलगढ़ किले में होता है। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और माता का नाम था जयवंता बाई। महाराणा उदय सिंह की 33 संतानों में से सबसे बड़ी संतान का नाम ही महाराणा प्रताप था। उस समय मेवाड़ किसे बोला जाता था? मेवाड़ उस समय चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा को मिलाकर पूरा राज्य मेवाड़ राज्य कहलाता था। मेवाड़ राज्य की राजधानी उस समय चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर अकबर ने कब्जा कर लिया था। कुछ इतिहास में पहले की बातों से रूबरू कराता हूं, हल्की सी जिक्र आज पूरा महाराणा प्रताप का ही करेंगे। तो चित्तौड़गढ़ किले पे अकबर कब्जा कर लेता है 1568 में। उस समय कुंवर उदय सिंह कुंभलगढ़ किले में रहने लग गए थे। तो इस तरह से जीवन चलता रहता है। कुछ समय बाद जब 9 मई 1540 को जब महाराणा प्रताप का जन्म होता है, महाराणा प्रताप अपने गुरु राघवेंद्र से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेते हैं। अस्त्र शस्त्र में बड़े निपुण, होनहार, गुणवान, बलवान बन जाते हैं। महाराणा प्रताप में शुरू से ही बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी। वो बहुत ही बलशाली दिखते थे, शुरू से ही बड़े पराक्रमी दिखते थे। लोग उनकी जवानी के किस्से देखते थे, सुनते थे कि हाँ, महाराणा उदय सिंह का बड़ा जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है वो बड़ा ही बलशाली है। आने वाले समय के लिए हमारा बहुत बड़ा महानतम और पराक्रमी राजा बनेगा ये। इस तरह की कल्पनाएं प्रजाएं पहले ही करने लग गई थी। महाराणा उदय सिंह की 33 संतानों में जो सबसे बड़ा महाराणा प्रताप था, ये आप सभी जानते ही हैं। बताया जाता है कि कुंभलगढ़ का जो किला है वो आज भी अपने विशालतम स्वरूप को लेकर खड़ा है। इस किले की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी आज भी विद्यमान है। चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार का विश्व में जब जिक्र होता है तो कुंभलगढ़ किले की दीवार का ही जिक्र होता है। महाराणा प्रताप जैसे बड़े होते हैं, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले लेते हैं, तो महाराणा उदय सिंह उनका विवाह रानी अजबदे से कर देते हैं। कुल मिलाकर महाराणा प्रताप की 11 रानियां थी। सबसे बड़ी जो रानी थी उसका नाम था महारानी अजबदे। महाराणा प्रताप के सबसे बड़े और ज्येष्ठ पुत्र जन्म लेते हैं 1559 में। उनका नाम है राणा अमर सिंह। जिस समय राणा अमर सिंह जन्म लेते हैं तो आज की मान्यताएं देखें हम कि भाई उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया है और हमारे वहां पे हम कुलदेवी के दर्शन करके आएंगे या हमारे वो कुलदेवता हैं उसके दर्शन करके आएंगे। इस तरह की मान्यताएं उस समय राजा महाराजा के समय भी, मतलब 15वीं सदी में भी थी। उस समय उदयपुर महाराणा उदय सिंह अपने प्रिय पोते को लेकर, अमर सिंह को लेकर जाते हैं।
और वहां उनकी कुल देवी की धोख लगाते हैं। और इस तरह 1559 में जिस दिन महाराणा उदय सिंह उदयपुर में अमर सिंह को लेकर गए थे, उसी दिन उदयपुर जिले की स्थापना शुरू हो गई थी। और महाराणा उदय सिंह ने मन ही मन विचार किया कि मैं अब उदयपुर को ही मेवाड़ की राजधानी बनाऊंगा। इस तरह से समय बीतता जाता है। अकबर ने चित्तौड़ किले पर कब्जा कर लिया था 1568 में। इसके बाद 1572 के अंदर महाराणा उदय सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनके वीर गति को प्राप्त हो जाने से मेवाड़ का जो शासन था वो बहुत बिखर चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब मेवाड़ की धरा को कौन संभालेगा। लेकिन जब अंतिम संस्कार के लिए महाराणा उदय सिंह को लेकर जाते हैं तो अंतिम संस्कार में महाराणा प्रताप भी शामिल होते हैं। लेकिन उस समय की मान्यताओं के अनुसार जो राजा है उसका पुत्र ही राजा बनेगा। आज तो संविधान ने अलग अलग अधिकार दिए हैं कि प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का जो पुत्र है वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, राष्ट्रपति का पुत्र है वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा, कलेक्टर का लड़का है वो कलेक्टर नहीं बनेगा। अब संविधान में यह अधिकार नहीं है। लेकिन उस समय की राजा महाराजाओं की परंपरा में राजा का ज्येष्ठ पुत्र है उसी को राजा बनने का अधिकार था। इस तरह से महाराणा प्रताप उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो जाते हैं। तो वहां की प्रजा देखती है कि महाराणा प्रताप को राज तिलक की तैयारी करनी चाहिए थी। महाराणा प्रताप को वहां पर तैयारियां करवानी चाहिए थी और राजगद्दी पर बैठाने की पूरी जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करनी चाहिए थी। प्रजा आपस में गुपचुप करने लगी। ऐसा सब देखकर महाराणा प्रताप विचार रहे थे कि ये जनता इस टाइप का क्यों सोच रही है, प्रजा क्यों सोच रही है। मेरे अंदर और मेरे भाई जगमाल सिंह में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को महाराणा उदय सिंह ने पहले ही वचन दे चुके थे कि मैं राज सिंहासन की जो गद्दी है वो आपको देकर जाऊंगा, राज तिलक आपको होगा मेरे मरने के बाद। तो महाराणा प्रताप ने जवाब भी दिया, लेकिन चुंडावत राजपूतों और प्रजा के द्वारा महाराणा प्रताप का ही राज तिलक किया जाता है और महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा किले के अंदर ही कर दिया जाता है। और प्रजा ने महाराणा प्रताप के जयकारे शुरू कर दिए। इस तरह के जयकारे सुनकर जगमाल सिंह ने सोचा कि यहाँ का राजा तो मैं हूं, राज तिलक की तैयारियां मेरी हो रही है, तो महाराणा प्रताप कोई जयकारे कैसे लगा रहे हैं। इस तरह की बातें सोचकर जगमाल सिंह बड़े बेचैन हो गए और उस समय महाराणा प्रताप को कंधों पर जनता द्वारा उठाकर लाया जा रहा था और उनको सिंहासन पर बिठा दिया गया। उनका राज तिलक सिंहासन पर बिठाकर कर दिया गया। जगमाल सिंह को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिता राजगद्दी मेरे को सौंप कर गए हैं और महाराणा प्रताप को कैसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन जनता सर्वोपरि है, जनता की आवाज कभी दबती नहीं है। और उस समय चुंडावत राजपूतों को पूरा अधिकार था कि हम किसे राजा बनाएं, किसका राज तिलक करना है। ये चुंडावत राजपूतों को उस समय अधिकार था। इस तरह से महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश के 13वें शासक के रूप में 1572 में मेवाड़ की गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। मतलब महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर 1572 में उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है।
इस तरह से जिस दिन से महाराणा प्रताप बैठे गद्दी पर, उसी समय से महाराणा प्रताप ने सेना में विस्तार शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच अच्छी ऊंची कद काठी के जवान मजबूत राजा थे। इस तरह से महाराणा प्रताप अपनी सेना के विस्तार में लग गए और प्रजा को वचन देने लगे कि मैं मेवाड़ की पूरी धरा को आजाद करा के रहूंगा, ऐसा मेरा वचन है आपको। इस तरह से पूरे मेवाड़ की धरा को दिन दोगुनी रात चौगुनी अपने राजा के वचन याद आते रहे। समय बीतता जाता है। उधर से मुगल शासक अकबर, जिसने दिल्ली, आगरा, उधर से अजमेर, सब जगह पर अपना कब्जा जमाए हुए बैठे थे। मुगल बादशाह भेड़िए की तरह इसी चाल की फिराक में बैठा हुआ था कि कब मेवाड़ कमजोर हो और कब मैं मेवाड़ को अपने अधीन करूं। लेकिन भूल गया था वो अकबर कि अब गद्दी पर सबसे मजबूत शासक महाराणा प्रताप बैठ चुके हैं। इस तरह से अकबर ने मौके का फायदा उठाते हुए, यह देखते हुए कि अब महाराणा प्रताप को बधाई के संदेश के लिए गुप्तचर भेजने चाहिए मुझे। आज के समय में भी ऐसा होता है, जब किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनता है या राष्ट्रपति बनता है, उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो अगर दूसरे देशों की आपसी ताल्लुकात अच्छे हैं, आपसी मिलनसार हैं, तो वो हो सकता है कि उनकी शपथ ग्रहण समारोह में आपस में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते जाते रहते हैं। अगर किसी देश के साथ उनके विचार नहीं मेल खा रहे, तो उनको सोशल माध्यम से शपथ ग्रहण की बधाई जरूर देते हैं। ऐसा उस समय भी था जब कोई भी राजा का राजतिलक होता था, उसको उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था, उसको गद्दी पर बिठाया जाता था, तो उस समय भी बधाई पत्र का चलन था। तो ऐसे करके अकबर अपने विशेष गुप्तचर जलाल खान कोरची को दूत के रूप में महाराणा प्रताप के पास भेजते हैं। महाराणा प्रताप ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया और अपने दरबारियों से ही उनको मिलवा दिया गया। उसकी अच्छी आवाभक्त करते हैं, बिठाते हैं उनको, अच्छा खाना पानी खिलाते हैं। 2-3 दिन वो अपना समय व्यतीत करते हैं मेवाड़ के अंदर। उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं अकबर का दूत हूं और अकबर ने कहा है कि अब आगे राज्य कैसे करना है। महाराणा प्रताप को कहना कि आप अभी नादान हो, आपको अभी राज्य के बारे में पूरा पता नहीं है, इसलिए हमसे संधि कर लो, संभाल आप ही लेना मेवाड़ को, लेकिन संधि कर लो हमसे, हमारे अधीन काम करो। महाराणा प्रताप ने एक टूक में जवाब दिया कि बता देना अपने शासक को, पूरा मेवाड़ तो क्या, मैं मेवाड़ की 1 इंच धरा भी, जब तक मेरे प्राण है, मैं 1 इंच धरा भी कब्जा नहीं करने दूंगा उस मुगल शासक को। इस तरह की बात सुनकर जलाल खां कोरची वापस अजमेर निकल जाते हैं। इस तरह से अकबर दूसरे गुप्तचर को भेजते हैं। दूसरे गुप्तचर के रूप में आमेर के कुंवर मानसिंह आते हैं। कुंवर मानसिंह को उदयपुर में ही ठहरा दिया जाता है और महाराणा प्रताप उनसे भी नहीं मिलते हैं। महाराणा प्रताप
अपने प्रिय पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राणा अमर सिंह को मिलने के लिए भेज देते हैं। राणा अमर सिंह उनके पास जाकर बैठते हैं, पूछते हैं हाँ कहो कैसे आना हुआ। तो बताते हैं कि मैं बधाई संदेश लेकर आया हूं, कहां हैं आपके पिता। उन्होंने कहा पापा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मुझसे कहिए क्या कहना है। बोला अभी राजकाज की बातों का आपको नहीं पता है, आप अपने पिता से कहिए कि वो मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि पिता आपसे नहीं मिलेंगे, पिता ने मुझे आदेश दे दिया, मैं आपसे मिलने आ गया, आप बताइए कोई समस्या है तो। उन्होंने कहा कि आप मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें, उनसे संधि कर ले, आप जैसा कहोगे वैसे आपका राज्य हो जाएगा, आप पूरे मेवाड़ को ले लीजिए, लेकिन अधीनता अकबर की स्वीकार कीजिए। महाराणा अमर सिंह मूंछों पर ताव लगाते हुए झट से कुर्सी से खड़े होते हैं और उन्होंने कहा कि भोजन पानी अगर आपको ग्रहण करना है तो कीजिए, आप एक हिंदू राजा हैं इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, लेकिन उल्टे उसके आप मुस्लिम शासक के गुप्तचर हैं, इसलिए मेरा आपसे कड़े शब्दों में संदेश है, आप भी सुन लीजिए और कह दीजिए अपने राजा को, संधि हम आज भी नहीं करेंगे, संधि हम कल भी नहीं करेंगे, 1 इंच भी हमारी जमीन नहीं देंगे उस मुगल शासक को। और इस तरह मानसिंह भी बैरंग लौट जाते हैं और मानसिंह वहां ताव में आके अकबर को सारा हाल सुनाते हैं कि वहां के राजा महाराणा प्रताप मुझसे मिलने भी नहीं आए, उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को मेरे से मिलने भेज दिया और वह ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहा था, वो युद्ध की बातें कर रहा था, इस तरह की बातों में मेरे को धमकी भरे संदेश उन्होंने दिए हैं। अकबर चुप हो जाता है। अकबर मन ही मन विचार करता है कि जिसके पुत्र के ऐसे विचार हैं उसके पिता के क्या विचार होंगे, इनके खून में कितना उबाल है, ये मातृभूमि की रक्षा के लिए कैसे जोश में रहते हैं, कैसे इनके दिल में उबाल बैठा पड़ा है और मुगल शासक की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस तरह से अकबर तीसरे गुप्तचर आमेर के शासक राजा भारमल को भेजते हैं। बताया जाता है कि भारमल से महाराणा प्रताप खुद मिलते हैं, हालचाल जानते हैं उनका। उसके बाद राजा भारमल कहते हैं कि राणा प्रताप जी आप संधि कर लीजिए, क्यों जनता को अनावश्यक कटवा पिटवा रहा है, क्या संधि करना गुलामी होता है। राजा भारमल राणा प्रताप को समझाने लगे, लेकिन राणा प्रताप ने एक जवाब दिया, अधीनता आपने स्वीकार कर ली, हम स्वीकार नहीं कर सकते जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक मेरा दिमाग काम करेगा, मैं कभी भी अकबर से संधि नहीं करूंगा। आप बता देना आपके मुगल शासक को। राजा भारमल ने यह भी हवाला दिया कि अब आपके पास धन की कमी आएगी, आपको राज्य चलाने का इतना अनुभव नहीं है, आपके पास कोई पुराने दरबारी नहीं है जो आप राज चला पाएंगे, आप संधि स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने कहा कि चाहे मुझे एक दिन का अनुभव नहीं है, चाहे मेरे पास कोई पुराने दरबारी नहीं है, लेकिन मैं संधि स्वीकार नहीं करूंगा, आप चले जाइए। और ऐसा करके 5-7 दिन रुकते हैं राजा भारमल और उसके बाद चले जाते हैं। महाराणा प्रताप ने संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद चौथे गुप्तचर के रूप में टोडरमल को भेजते हैं। टोडरमल के प्रस्ताव को भी महाराणा प्रताप ठुकरा देते हैं।
इस तरह से चारों गुप्तचरों के संधि के प्रस्ताव को ठुकराकर महाराणा प्रताप ने सोचा कि ये लोग जरूर अब युद्ध करेंगे। उधर से अकबर भी काफी क्रोधित और उग्र हो जाते हैं और वो बहुत जल्द प्लानिंग तैयार करते हैं, मेवाड़ पर हमला करने की योजना बनाते हैं पूरी। इधर से राणा प्रताप अपनी सेना का विस्तार करने लग जाते हैं और सेना को अभ्यस्त करने में व्यस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। महाराणा प्रताप ने भी अपनी विशालतम सेना बनाई और उनको युद्ध के लिए कैसे तैयार करना है, हथियार सब, मतलब जो भी उस समय होता था, उन सब की तैयारी अच्छे से किया। इसके बाद 1576 में अकबर ने युद्ध का ऐलान कर दिया। हल्दी घाटी में 1500 क्षेत्र का युद्ध लड़ा जाता है। उस युद्ध में अकबर की सेना का सेनापति कुंवर मानसिंह को बनाया जाता है। अकबर के सबसे विश्वसनीय सेनापति और सबसे साहसी और निडर सेनापति बहलोल खान को भी भेजा जाता है और लाखों की संख्या में सैनिक भेजे जाते हैं। महाराणा प्रताप के पास 10-20 हजार सैनिक थे, लेकिन महाराणा प्रताप 10,000 के लगभग सैनिक राणा पुंजा भील के नेतृत्व में भील सैनिक, हकीम सूरी खां के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना, राणा प्रताप, अमर सिंह सभी हल्दी घाटी में युद्ध के लिए चल देते हैं। यह युद्ध मात्र, वैसे इतिहास में बताया जाता है कि यह युद्ध 5-6 घंटे चलता है, पर कुछ पन्ने जो मैंने पलटे हैं उसके अनुसार यह युद्ध 7 से 8 घंटे चलता है। 7 से 8 घंटे के युद्ध में मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। बहलोल खान को राणा प्रताप द्वारा एक वार में घोड़े सहित 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। कुंवर मानसिंह जब चेतक को टाप मारी राणा प्रताप ने, तो चेतक अपने दोनों पैरों से हाथी के सूंड पर जाकर पैर रुपो दिए, लेकिन कुंवर मानसिंह ने हाथी के सूंड में तलवारें लटकाई हुई थी और चेतक के दोनों पैर कट जाते हैं, मतलब पंजे कट जाते हैं उसके। और कुंवर मानसिंह हाथी की औंधी होती थी जो, उसके अंदर छुप जाता है। राणा प्रताप का भाला खाली निकल जाता है। इस तरह से मानसिंह उस दिन बचने में कामयाब हुए। इसके बाद महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक लहूलुहान हो गया। महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी राम प्रसाद, दूसरे हाथी का नाम था लूणा, वो भी घायल हो जाते हैं। राम प्रसाद को 18-19 हाथियों के दल ने कब्जे में कर लिया। इस तरह से महाराणा प्रताप अपने लहूलुहान चेतक को टाप लगाकर युद्ध मैदान से बाहर निकलते हैं और चेतक पूरी ताकत से 26 फुट लंबे नाले को एक ही छलांग में कूद जाते हैं, दोनों पैर घायल होते हुए भी, और अपने महाराणा को, अपने स्वामी को, अपने बलशाली राजा को सुरक्षित जगह पर लेकर जाते हैं और वहां
उनके चरणों में अपने प्राणों की आहुति चेतक दे देते हैं। उधर से महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी राम प्रसाद को मुगल सेना अपने कब्जे में लेकर अकबर के सामने ले जाती है। बताया जाता है कि उस समय हाथी को 18 दिन, राम प्रसाद हाथी को 18 दिन मुगल सेना अपने पास कैद रखती है, लेकिन हाथी ने 18 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया और 18वें दिन प्राण त्याग देता है। तब वो अकबर घबराया था, तब वो अकबर डर के मारे कांपा था कि जिसके हाथी को मैं झुका नहीं सका, उस हाथी के स्वामी को मैं झुका पाऊंगा। इस तरह से हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो अनिर्णय साबित हुआ। इसमें किसी की भी जीत नहीं हुई, इसमें किसी की भी हार नहीं हुई। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, राम प्रसाद हाथी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, काफी सैनिक भी मारे गए। लेकिन राणा पुंजा के जो भील सैनिक थे, मेवाड़ के जो सैनिक थे, उन सब में एक जोश, एक जुनून जागृत हुआ। शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई का नाम था शक्ति सिंह। राणा उदय सिंह ने उनको राजद्रोह के अंदर निकाल दिया था। निकालने के बाद वो अकबर की सेना में शामिल हो गया था। इस तरह से जब हल्दी घाटी का युद्ध शक्ति सिंह अपनी आंखों से देखते हैं और अपने भाई महाराणा प्रताप का विकराल रूप, भाले का रूप, 81 किलो का भाला, 72 किलो का कवच, जब महाराणा प्रताप की तरफ उनका भाई शक्ति सिंह उनके युद्ध में कौशल को देखता है, अमर सिंह के कौशल को देखता है, राणा पुंजा भील को देखता है, हकीम सूरी खां को देखता है, तो शक्ति सिंह के मन में भ्राता प्रेम उमड़ आता है। और जिधर चेतक महाराणा प्रताप को लेकर गए थे, उधर ही शक्ति सिंह भी वापस लौट आते हैं। बताया जाता है कि उसके बाद शक्ति सिंह सबसे ज्यादा, सबसे कुशल और सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में से एक बन गया था। महाराणा प्रताप का प्रतिज्ञा, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद कसम उठाई कि मैं जब तक महलों में निवास नहीं करूंगा, मैं जब तक पलंग पर नहीं सोऊंगा, मैं जब तक रोटियां महलों की नहीं खाऊंगा, घास की रोटियां खाऊंगा, कंदमूल से अपना पेट भरूंगा, अपना गुजर बसेरा करूंगा, जब तक मेवाड़ आजाद नहीं हो जाता। इस तरह से राणा प्रताप की अटल प्रतिज्ञा सुनकर वहां की प्रजा में बड़ा जोश आ गया। राणा पुंजा भील के सैनिकों में बड़ा जोश आ गया। राणा प्रताप के ये वचन सुनकर, सेना में आई धन की कमी को देखकर, मेवाड़ में आई धन की कमी को देखकर भामाशाह ने अपने जीवन की अकूत संपदा, अकूत धन महाराणा प्रताप को सुपुर्द कर दिया और कहा कि आप मेवाड़ की शान को बनाए रखना, धन की कमी हम नहीं आने देंगे, और भी धन चाहिएगा तो हम लाएंगे, लेकिन आप मेवाड़ के लिए लड़िए, आप मेवाड़ की धरा के लिए लड़िए, आप मेवाड़ के ध्वज को कभी भी झुकने ना देना मेरे राजन। इस तरह से भामाशाह ने महाराणा प्रताप से वचन लिया। उसी समय लोहार जनजाति ने
लोहारों ने वचन दिया कि हम आपके साथ जब तक आप युद्ध करेंगे, जब तक दुश्मन सैनिकों पर युद्ध करेंगे, जब तक हमारा मेवाड़ आजाद नहीं होगा, तब तक हम आपके पास हथियारों की कमी नहीं आने देंगे। चाहे आप जंगल में रहें, चाहे पहाड़ों में रहें, चाहे पठार में रहें, हम आपके साथ रहेंगे। हम जब तक महलों में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक आप महलों में प्रवेश नहीं करोगे। इस तरह से लोहारों ने भी अपना अटल सत्य उस समय प्रण लिया। भील सेना ने भी उस समय ये प्रण दिया कि हम भी जब तक घरों में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक हमारा मेवाड़ आजाद नहीं हो जाता है, हमारे राणा प्रताप जब तक अपनी मेवाड़ धरा को आजाद नहीं करा लेते हैं। इस तरह की बातें सुनकर राणा प्रताप का जोश दोगुना हो गया। राणा प्रताप के पास अब धन की कोई कमी नहीं बची थी। राणा प्रताप के पास अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी और राणा प्रताप महाराज शिवाजी की तरह गोरिल्ला युद्ध के लिए भील सैनिकों से दिन रात अभ्यास करवाने लगा और पहाड़ों में छुप छुप कर बैठकर गोरिल्ला युद्ध की तैयारी करने लगे। 1577 सन 1577 की बात है। मोही का युद्ध बोलते हैं उसे। राणा प्रताप और मुगल सेना के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। उनका सेनापति, मुगल सेना का सेनापति होता है मुजाहिद बेग। अकबर कभी भी लड़ाई लड़ने नहीं आया था। अकबर सिर्फ सेना और अपने सेनापतियों को भेजता था, जबकि मेवाड़ की तरफ से मेवाड़ के सेनापति महाराणा प्रताप और सेना हमेशा महाराणा प्रताप के बगैर एक भी युद्ध मेवाड़ ने नहीं लड़ा। जब भी महाराणा प्रताप के समय अकबर के साथ कोई युद्ध लड़ा गया था, महाराणा प्रताप कभी भी रण छोड़कर नहीं गए, हमेशा सेनापतियों के साथ रण में जाते थे। ऐसे राजन महाराणा प्रताप थे। तो जब मोही का युद्ध होता है, उसमें मुजाहिद बेग मुगल सेना का सेनापति मारा जाता है और पूरी सेना को मार काट करके फेंक दिया जाता है। कुछ सैनिक जो बचते हैं वो मेवाड़ की सेना में भर्ती हो जाते हैं। इस तरह से 1577 में इस युद्ध में राणा प्रताप जीत जाते हैं। 1580 में अकबर और क्रूर तरीके से शेरपुर का युद्ध करते हैं। क्या था शेरपुर का युद्ध? शेरपुर का युद्ध मुगल सेनापति था रहीम खान, उनके नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा जाता है। मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह और सैनिक। मेवाड़ सेना का नेतृत्व करता अमर सिंह और महाराणा प्रताप थे और उनकी सेना थी। युद्ध चलता है 6-7 दिनों तक। ये युद्ध चलता है शेरपुर का युद्ध। इसमें राणा प्रताप की जीत होती है। राणा प्रताप ने उस समय बताते हैं करीब 70-80 हजार सैनिक अकबर ने भेजे थे, लेकिन उसमें से बड़ी मुश्किल से 10-20 हजार सैनिक बचे थे और सब मार काट गिराए थे। महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप और उसकी सेना ने बहुत बुरी तरह मार काट मचाया था। ये युद्ध बड़े विकराल और भयानक रूप से लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी होते हैं, लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप को नारी रक्षक सम्मान से नवाजा गया था। क्यों नवाजा गया था? क्योंकि जब दुश्मन पक्ष के सैनिक हार मानकर बैठ गए थे, तो महाराणा अमर सिंह लड़ते लड़ते पठार में चले जाते हैं। उस समय क्या होता था, जब भी किसी सेना के सेनापति को युद्ध के मैदान में भेजा जाता था, तो उस समय उनके घर परिवार
बच्चों को, स्त्रियों को उनके साथ भेजा जाता था और उनको सुरक्षित स्थानों पे, कैंपों में ठहरा दिया जाता था। तो जब महाराणा अमर सिंह लड़ते लड़ते और दुश्मन महिलाओं की तरफ जाते हैं तो सभी दुश्मन महिलाओं को बंदी बनाकर अपने पहाड़ी कैंप में लेकर आ जाते हैं। जैसे ही महाराणा प्रताप लौटते हैं तो दुश्मन पक्ष की जो महिलाएं हैं वो रोया पीटा मचा रखा था। उन्होंने रो रही थी, बुरी तरह डरी हुई थी, कांपी हुई थी, बड़ी मुश्किल से उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, घबराई हुई थी। इस तरह की उनकी हालत देखकर राणा प्रताप ने पूछा कि इनको यहां पर कौन लाया। तो महाराणा अमर सिंह जवाब देते हैं कि इनको मैं बंदी बनाकर लाया हूं। महाराणा प्रताप ने बड़े क्रोधित होते हुए, बड़े क्रोध के स्वर में राणा अमर सिंह को धमकाते हुए कहा कि जिंदगी में कितने भी युद्ध जीत लेना, लेकिन वहां की मां, बहनें, बेटी हमारी भी मां, बहन, बेटी है, उनको कभी भी दुख मत पहुंचाना, उनको कभी भी उठाकर मत लाना। बताया जाता है कि राणा प्रताप ने उन महिलाओं को बोला कि आप डरिए मत, घबराइए मत, आप आराम से भोजन कीजिए और उसके बाद मैं ससम्मान आपको आपके कैंप में पहुंचा रहा हूं। और रहीम खान को उसी समय एक पत्र लिखता है कि आपके पक्ष की जो महिलाएं थी, हमारा जो ज्येष्ठ पुत्र है अमर सिंह, उनको बंदी बना लाया था, मैं बहुत जल्द आपके पास वापस भिजवा रहा हूं। मेरे पुत्र की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। इतिहास में दो राजाओं के चरित्र ऐसे देखने में मिलते हैं भारत के अंदर, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के में। छत्रपति शिवाजी महाराज भी उस समय जब उनके सैनिक गौहर बानू को ले आते हैं तो गौहर बानू को ससम्मान वापस उनके कैंप में पहुंचाया जाता है। उसी घटना में महाराणा प्रताप भी दुश्मन पक्ष की बंदी महिलाओं को ससम्मान उनके कैंप में भिजवाते हैं और उनके सेनापति रहीम खान से माफी मांगते हैं कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र ने जो अपराध किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस तरह से शेरपुर का युद्ध बड़ा ही भयानक लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। लेकिन ये जो युद्ध है, जीत के साथ साथ महाराणा प्रताप को नारी रक्षक सम्मान से नवाज कर गया। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। 1582 दिव्वेर का युद्ध। दिव्वेर के युद्ध में अकबर की सेना की तरफ से अकबर का जो सेनापति था वो था सुल्तान खान। लाखों की संख्या में सैनिक भेजे जाते हैं। इधर से महाराणा प्रताप, अमर सिंह सभी जाते हैं युद्ध के अंदर। युद्ध के मैदान में राणा अमर सिंह बड़े क्रोधित तरह से पहुंचते हैं और उन्होंने एक वचन किया, एक प्रण लिया कि आज मैं दुश्मन देश के एक भी सैनिक को जिंदा नहीं जाने दूंगा। दिव्वेर युद्ध में 1582 के अंदर अब अकबर ने सोचा कि हम इतने युद्ध हार चुके हैं, उनकी तरफ से हमेशा महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राणा पुंजा ये सब आते हैं, उनकी क्षणिक सी सेना है, तनिक सी सेना है, मेरी इतनी विशालकाय सेना होते हुए भी जीत नहीं पा रहे। कैसा बलशाली शासक है वो। दिव्वेर युद्ध के अंदर महाराणा अमर सिंह ने मुगल सेना के सेनापति सुल्तान खान को एक भाले में स्वर्गलोक पहुंचा दिया था। ये युद्ध इतना भयंकर लड़ा गया था, ये युद्ध इतना भयंकर लड़ा गया था कि दुश्मन जो सैनिक थे,
लाखों की संख्या में थे, एक भी लौटकर वापस नहीं गया था। आज भी उनकी छतरियां बनी हुई है वहां पर, आप देख सकते हैं। दिव्वेर जो युद्ध है वो इतिहास में बहुत ही भयानक और विकराल लड़ा गया था। दिव्वेर युद्ध में सुल्तान खान ने एक अंतिम इच्छा जताई कि मैं एक बार उस वीर के दर्शन करना चाहता हूं जिस वीर ने मुझे एक भाले में स्वर्गलोक की तरफ पहुंचाया है। महाराणा प्रताप से रिक्वेस्ट की जाती है। महाराणा प्रताप अपने प्रिय पुत्र अमर सिंह को बुलाते हैं, उनके सामने खड़ा करते हैं कि ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह है। तब सुल्तान खान अपने रूंधते गले से बोलते हैं, क्या शेर जना है उस जननी ने, उस जननायक ने और उस जन्मभूमि ने जिसने सुल्तान खान को एक भाले में स्वर्गलोक पहुंचा दिया। उसके बाद महाराणा अमर सिंह ने उसकी छाती से भाले को निकाला, तो भाला निकालते ही वो हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इस तरह से हमने अभी तक इतिहास में सिर्फ हल्दी घाटी का युद्ध सुना है। हमें मोही का युद्ध, हमें शेरपुर का युद्ध, हमें दिव्वेर के युद्ध के बारे में अभी पता ही नहीं है। बस सिर्फ हल्दी घाटी ध्यान है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, लेकिन नहीं, 1577, 1580 और 1582 में जो युद्ध लड़े गए थे वो भी बहुत भयानक युद्ध लड़े गए थे। और अच्छे अच्छे सेनापतियों को अकबर ने भेजा था, लेकिन खुद नहीं आया अकबर कभी भी लौटकर। राणा प्रताप का इतना विकराल और भयानक रूप देखकर युद्ध में अपनी हार देखकर अकबर घबरा गया था। अकबर को रात को स्वप्न में भी राणा प्रताप दिखते थे। अकबर पूरी पूरी रात करवट बदलता था, सो नहीं पाता था और अजमेर में डेरा डाले बैठा हुआ था और डर के मारे वापस आगरा भग जाते हैं कि कहीं अजमेर पर ही आक्रमण ना कर दे। इस तरह से हमारे महान, पराक्रमी, बलशाली, साहसी, निडर, निर्भीक, नारी रक्षक महाराणा प्रताप हमारे बीच से 1597 में चले जाते हैं। इतने महान, बलशाली मेवाड़ की धरा पर अभी कोई हुआ नहीं है। बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप 1582 में दिव्वेर युद्ध में जीत जाते हैं, उसके बाद मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर उसने संपूर्ण मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया था। महाराणा प्रताप ने 1597 से पहले उसने संपूर्ण मेवाड़ आजाद करा लिया था, सिर्फ चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ रह गए थे। इस तरह से अंतिम समय में जाते हुए राणा अमर सिंह से वचन लेते हुए प्राणों का त्याग किया था कि आप अधीनता स्वीकार मत करना और मेवाड़ को आजाद करा कर रहना। इस तरह से वो महान आत्मा, महान बलशाली, पराक्रमी महाराणा प्रताप हम सब के बीच से चले जाते हैं। मैं अपने शब्द रूपी फूलों से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उस महान स्वामी भक्त चेतक को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उस महान आत्मा और महान शासक बलशाली को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।